हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में मैं सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बालाजी बाजीराव ने 1750 ईस्वी में राजा राम द्वितीय से संगोला की संधि की। संगोला की संधि के बाद ये पेशवा जो था मराठा साम्राज्य का वास्तविक नेता बन गया। अभी तक क्या था कि ये पेशवा जो थे ये केवल अष्टप्रधान के प्रमुख थे, अभी तक छत्रपति प्रमुख होता था। लेकिन जब संगोला की संधि हो गई तो उसके बाद जो है अब पेशवा जो है प्रमुख हो गया, अब छत्रपति नाम मात्र का राजा हो गया। जब साहू जी गद्दी पर बैठे, साहू जी जब छत्रपति के रूप में गद्दी पर स्थापित होते हैं तो इन्होंने एक नया पद जो है सृजन किया था, सेना कर्ते का। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था कि सेना कर्ते का पद इन्होंने एक नया पद सृजित किया था। इस पद पर 1708 ईस्वी में साहू जी ने क्या किया कि एक योग्य एवं बहादुर व्यक्ति को नियुक्त किया। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ इस पद पर नियुक्त हुए। जब साहू जी कुछ समय इनकी सत्ता चलती है, ये छत्रपति के रूप में कार्य अपना आगे बढ़ाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, साहू जी ने 1713 ईस्वी में इस बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त कर दिया। आज की क्लास में हम लोग इसी पेशवा के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं, कि कौन सा जो पेशवा क्या कार्य किया, उससे पेपर में प्रश्न बनते हैं। हम लोग आगे आज की क्लास में इसे देखते हैं। अब बालाजी विश्वनाथ को जो है पेशवा के पद पर नियुक्त किया जाता है। किसे? बालाजी विश्वनाथ। ये कब नियुक्त होते हैं? तो 1713 ईस्वी में। और ये कब तक इस पद पर बने रहते हैं? तो 1720 ईस्वी तक ये इस पद पर बने रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि साहू जी छत्रपति के रूप में स्थापित है, तो बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने सेना कर्ते का पद नियुक्त किया था। जब सेना कर्ते के पद पर इसको स्थापित किया गया तो इसने अपनी योग्यता और बहादुरी का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर साहू जी ने क्या किया कि इसे पेशवा का पद दे दिया। जब इसे पेशवा का पद मिल गया तो इसने अपने अदम्य साहस, चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य का काफी विकास किया। मराठा साम्राज्य का विकास क्या किया? इस बालाजी विश्वनाथ की प्रमुख सफलता क्या थी? इसने 1719 ईस्वी में इसने क्या किया कि मुगल बादशाह का जो एक वजीर था जिसे हम सैयद बंधु कहते हैं, सैयद बंधु में भी इसने हुसैन अली से दिल्ली की संधि कर ली। जब इन्होंने दिल्ली की संधि की तो दिल्ली की संधि के अनुसार ये बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि अब दिल्ली में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अर्थात मुगल सम्राट जो भारत का सम्राट होता था वहां भी इन लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मराठाओं ने पेशवा के नेतृत्व में, बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में हुआ क्या कि जो फर्रुखसियार शासक थे, फर्रुखसियार गद्दी पर बैठे थे, इनको हटा देते हैं। ये सैयद हुसैन अली और ये बालाजी विश्वनाथ मिलकर जो दिल्ली की संधि करते हैं उसके अनुसार फर्रुखसियार को हटा देते हैं। इनके स्थान पर दूसरा मुगल शासक नियुक्त होता है, रफी-उद-दर्जात। अब ये गद्दी पर स्थापित होते हैं रफी-उद-दर्जात। रफी-उद-दर्जात को जब इन लोगों ने मुगल शासन के रूप में सम्राट नियुक्त किया तो इन्होंने भी कुछ फरमान जारी कर दिया। मुगल सम्राट ने भी ये मराठों के नाम का कुछ फरमान जारी कर दिया। मुगल शासक रफी-उद-दर्जात ने क्या कहा कि जो ये महाराष्ट्र है, साथ में जो साहू जी द्वारा विजित प्रदेश हैं, साहू जी छत्रपति के रूप में जो शासन सत्ता जहां तक इनकी फैली हुई है वहां पर इन्हें जो है उस भूभाग का स्वामी मान लिया गया। किसने कहा? ये मुगल सम्राट ने फरमान जारी किया। मुगल सम्राट कौन? रफी-उद-दर्जात ने एक फरमान जारी किया कि महाराष्ट्र और जिस पर भी साहू का अधिकार है उसका यह मालिक है, ये राजा है। साथ में क्या कहा कि ये दक्षिण भारत के 6 सूबों से आप चौथ वसूल सकते हैं, साथ में सरदेश मुखी भी वसूल सकते हैं।
ये आदेश जारी कर दिया कि दक्षिण भारत के 6 सूबों से आप जो है चौथ भी वसूलिए और सरदेशमुखी भी वसूलिए। इससे प्रसन्न होकर जो साहू जी थे उन्होंने क्या कहा, साहू जी ने कहा कि महाराज आपको कभी भी जरूरत पड़े, अकस्मात जरूरत पड़े, आप हमको याद करिएगा, हम आपको 15,000 घुड़सवार की सेवा देंगे। चाहे जब हमको आप याद करिएगा, हम आपको 15,000 घुड़सवारों की सेना भेज देंगे। और इन्होंने क्या कहा साहू जी ने कि हम आपको इतना, आपने हमारे लिए छूट दिया, आपने इतनी स्वतंत्रता हमको दी, हम आपके लिए क्या करते हैं कि 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष हम आपको दे देंगे। प्रतिवर्ष आपको हम 10 लाख रुपया दे देंगे। एक विद्वान थे रिचर्ड टेम्पल, उन्होंने कहा कि इसमें जो भी संधि की शर्तें लागू हुई या मुगल शासक रफीउद्दर्जात ने इन्हें जो फरमान जारी किया, ये मराठों का मैग्ना कार्टा। पेपर में कई बार पूछा कि किसने कहा था कि ये जो रफीउद्दर्जात ने मराठों के लिए फरमान जारी किया था वो मराठों का मैग्ना कार्टा, तो वो विद्वान थे रिचर्ड टेम्पल। बालाजी विश्वनाथ के इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए इसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता। पहला संस्थापक कौन था? तो पहला संस्थापक मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी थे। लेकिन इसका विकास और इसको फैलाव करने वाला, विस्तृत रूप देने वाला, स्थायित्व देने वाला बालाजी विश्वनाथ था, इसलिए इसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है बाजीराव प्रथम पेशवा के पद पर नियुक्त होता है। बाजीराव प्रथम ये कब नियुक्त होते हैं? तो 1720 ईस्वी में पेशवा के पद पर ये नियुक्त होते हैं और ये 1740 ईस्वी तक ये पेशवा के पद पर कार्य करते हैं। पेशवा के पद पर जब इन्हें नियुक्त किया गया था तो उस समय भी साहू जी महाराज जो हैं छत्रपति के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने कहा था कि आप अर्थात बाजीराव, आप ये एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक फिल्म है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में जिस बाजीराव की बात करता है वो यही बाजीराव है। इसके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। विस्तार के क्रम में इसने क्या किया कि ये मालवा क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर इसने अपने संघर्ष के द्वारा अपनी विजय पताका फहराई। और इसी के समय में क्या था कि बुंदेलखंड का राजा था छत्रसाल। बुंदेलखंड का राजा जो छत्रसाल था उसने मराठों से कहा कि आप हमारी सहायता करिए, हमारे ऊपर जो है विदेशी आक्रमण कर रहे हैं। बाहर के जो हमारे ही देश के अन्य राजा थे उसके ऊपर आक्रमण करते। बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल था, उसने मराठों से सहायता मांगी, बाजीराव ने उसे सहायता दे दी। और जब बुंदेलखंड का राजा विजयी होता है तो उसने इसके सम्मान में, इस विजय करवाने वालों के सम्मान में एक भव्य दरबार का आयोजन करता है और उसमें एक मुस्लिम नर्तकी बुलाई जाती है। कौन? मस्तानी। ये मस्तानी इतनी खूबसूरत थी कि बाजीराव से जब पहले ही इसकी मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और बाद में जैसे कि हम लोग कहानी और फिल्मों में देखे हैं कि इस बाजीराव और मस्तानी के बीच जो है प्रेम प्रसंग हो जाता है। 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। 1740 ईस्वी में इस बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और अपने मृत्यु से पूर्व इसने क्या किया कि निजाम क्षेत्र जो हैदराबाद वाले एरिया में था इसको भी अपने अधीनस्थ कर लिया, अर्थात मराठा साम्राज्य का पताका यहां तक भी फैला दिया। और इसकी मृत्यु के बाद अगला जो पेशवा नियुक्त होता है इसी का पुत्र बालाजी बाजीराव नियुक्त होता है। अब गद्दी पर बैठता है पेशवा के बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये कब गद्दी पर बैठते हैं? तो 1740 ईस्वी में ये पेशवा के पद पर नियुक्त होते हैं। और ये रहते कब तक हैं? तो 1761 ईस्वी तक ये इस पद पर रहते हैं। ये बालाजी बाजीराव जो है ये नाना साहब के नाम से विख्यात था, नाना साहब के नाम से ये जाना जाता था। इसके समय में जो मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, मराठा साम्राज्य केवल आसपास के क्षेत्र में नहीं बल्कि ये बाहर भी, जैसे अफगानिस्तान क्षेत्र तक भी इनकी सीमा का विस्तार हो चुका था। इसने बालाजी बाजीराव ने क्या किया कि जो अली वर्दी खां था, अली वर्दी खां
को परास्त किया और संधि के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खां को संधि के साथ साथ इसने क्या कहा कि आप हमको चौथ भी देंगे। इसने इतना मजबूर कर दिया अलीवर्दी खां को कि ये चौथ देने के लिए भी मजबूर हुआ। आपको याद होगा कि चौथ कौन सा कर था, ये अधीनस्थ नहीं थे लेकिन उसके बाद भी इनसे कर लिया जाता था। तो अलीवर्दी खान ने इसको चौथ पे दे दिया। साथ में जो प्रमुख भारतीय शक्तियां थी उनसे भी इसने चौथ वसूला। और ये इसका सीमा विस्तार जब अफगानिस्तान क्षेत्र तक पहुंच गया तो अफगानिस्तान और मराठों की सीमा जो है एक दूसरे को छूने लगी। अब ये बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में अफगानिस्तान में भी जो अपनी सेना या इसके छत्र छाया में कुछ लोग जो है अफगानिस्तान के शासक को भी परेशान करने लगे। अफगानिस्तान का शासक जो है उस समय था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि ये जो बालाजी बाजीराव है ये अपनी सीमा पार कर रहा है, अपनी हद पार कर रहा है, इसको अब इसकी औकात बताना ही पड़ेगा। अहमद शाह अब्दाली एक भारी सेना लेके, काफी सेना लेके जो है भारत की तरफ कूच करता है। और इधर जो बालाजी बाजीराव अर्थात मराठे थे ये अपने जो है बल और अपनी सेना पर जो है इतरा रहे थे, स्थानीय शक्तियों को भी परेशान कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने इसका भरपूर लाभ उठाया। अब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान क्षेत्र से आता है पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में आके अपनी सेना के साथ खड़ा हो जाता है। और अगर हम देखें पानीपत के मैदान की क्या भूमिका थी, तो जैसे मान लीजिए ये इधर से आ रहा है अहमद शाह अब्दाली, ये इधर से अहमद शाह अब्दाली आ गया, ये मान लीजिए पानीपत का मैदान है, पानीपत का मैदान, और इधर मुगल शासक सत्ता स्थापित है, मुगल सम्राट हैं। और ये मुगल सम्राट क्या है कि बेहद कमजोर स्थिति में हो चुके हैं, अर्थात इनकी कोई भी गणना नहीं की जा सकती। और इधर जो है मराठे हैं। मराठे अपनी सेना, अपनी बुद्धिमानी और अपनी चतुरता पर ये लोग इतरा रहे हैं, स्थानीय शक्तियों को ये लोग परेशान कर दिए। अहमद शाह अब्दाली आता है पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में ये स्थानीय शक्तियों से भी सहायता की याचना करता है। और जब स्थानीय शक्तियों को यह लगता है कि हम लोग तो मराठों को पराजित नहीं कर सकते, अगर अहमद शाह अब्दाली का साथ दे दिया जाए तो ये मराठे सदा सदा के लिए पराजित किए जा सकते हैं। और हुआ भी यूं ही, जितनी भी भारतीय स्थानीय शक्तियां थी उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस प्रकार से 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में भीषण संघर्ष हुआ। भीषण संघर्ष में क्या हुआ, मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। मराठे जब पराजित होते हैं तो इसकी खबर मिलती है पेशवा को, और पेशवा जो है इस पराजय को सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी में। बालाजी बाजीराव, उसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के साथ ही पानीपत का जो है युद्ध समाप्त हुआ। हम लोग देखते हैं कि जो पानीपत का कोई भी युद्ध रहा हो, चाहे वो पहला युद्ध रहा हो या दूसरा युद्ध रहा हो, तीसरा युद्ध रहा हो, इतिहास में उसका एक अहम योगदान है। यहीं से जो है पानीपत के युद्ध के बाद से ही ये इतिहास में नया आयाम जुड़ता है। अब यहां से मराठे जो अभी अपने चरमोत्कर्ष पे थे, मराठों की पराजय के बाद इनकी जितनी भी विस्तारवादी नीति, इनकी कूटनीति थी, सब फेल हो गई। अब इनका जो है विस्तार रुक गया। अब पेशवा के पद पर नियुक्त होते हैं माधवराव। पानीपत के मैदान में पराजय के बाद पेशवा के पद पर नियुक्त होते हैं माधवराव। कब नियुक्त होते हैं, तो ये 1761 ईस्वी में पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। और कब तक रहते हैं, 1772 ईस्वी तक इस गद्दी पर ये स्थापित रहते हैं। माधवराव ने पुनः मराठा शक्ति को जो है विस्तार और उसके जो चमक थी उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इन्होंने सफलता भी प्राप्त की। जैसे इन्होंने हैदर अली को चौथ देने के लिए मजबूर किया कि आप हैदर अली चौथ देंगे, नहीं देंगे तो ठीक नहीं पड़ेगा। साथ में क्या हुआ कि ये जो निजाम थे,
इन्होंने भी चौथ देना शुरू कर दिया। किसे? माधवराव को। माधवराव ने भी ऐसी नीति अपनाई कि जिसके वजह से हैदर अली और निजाम दोनों ने चौथ देना शुरू कर दिया। और एक महत्वपूर्ण घटना इनके समय की घटी माधवराव की। जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अभी क्या था, शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेजों के संरक्षण में रहता था, अंग्रेजों के संरक्षण में रहता था। लेकिन क्या हुआ कि जब माधवराव पेशवा के पद पर नियुक्त होते हैं तो 1772 ईस्वी में इसने क्या किया कि अंग्रेजों की संरक्षता छोड़ दी और ये इलाहाबाद से चला आया। कहां? इलाहाबाद से आ गया दिल्ली। जब ये दिल्ली आया तो उसके बाद इसने क्या किया, मराठों की संरक्षणता स्वीकार की कि हमें जो है मराठों के संरक्षण में रहना, हमें अंग्रेजों के संरक्षण में नहीं रहना है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो माधवराव जो पेशवा के पद पर नियुक्त है, ये अंतिम महान पेशवा थे, अंतिम महान पेशवा थे जिनके नेतृत्व में मराठों का कुछ ना कुछ विस्तार हुआ या चौथ वसूला गया या जैसे मुगल सम्राट को संरक्षण दिया गया। ये पेशवा के रूप में अंतिम महान पेशवा कहे जा सकते हैं। बाकी जो भी पेशवा हुए उनसे पेपर में प्रश्न नहीं पूछता, केवल यही पूछता है कि मराठों का जो शासन सत्ता चल रही थी उसमें अंतिम पेशवा कौन था। तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। कब बनते हैं? ये 1795 ईस्वी में पेशवा के पद पर नियुक्त होते हैं और ये कब रहते हैं? ये 1818 ईस्वी तक ये पेशवा के पद पर कार्य करते हैं। कहा तो यूं जाता है कि ये जो बाजीराव प्रथम को पेशवा का पद मिला था, ये पेशवा का जो पद इनको मिला था, इसमें भी अंग्रेजों की हस्तक्षेप थी। अंग्रेजों की सहायता से ही इन्होंने पेशवा का पद प्राप्त किया था। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद इस पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, इस मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अब जो है जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ तो ये मराठों का क्षेत्र जो है अंग्रेजी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। मराठों और अंग्रेजों के बीच कुल 3 युद्ध हुए। मराठों और अंग्रेजों के बीच कुल 3 युद्ध हुए जिसे हम कहते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? यह हुआ 1775 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और यह चला कब तक? 1782 ईस्वी तक। इस युद्ध से पहले ही 1775 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि, यह सूरत की संधि हुई किसके किसके बीच? तो यह बंबई सरकार और रघुनाथ राव के बीच हुई। ये बंबई सरकार और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि हुई 1775 ईस्वी में। लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने क्या कहा? कलकत्ता काउंसिल ने कहा कि हम इस संधि को नहीं मानते। हम इस संधि को, जो सूरत की संधि हुई है बंबई की सरकार और रघुनाथ राव के बीच 1775 में सूरत की संधि, हम इसको नहीं मानते। अब इस संधि को ना मानने के कारण पहले आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ती है और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे पराजित होते हैं। लेकिन पूना वाला क्षेत्र जो था, पूना क्षेत्र पर मराठों का अधिकार बना था। यह पहले मराठा आंग्ल युद्ध में फैसला किया हुआ कि मराठे पराजित हुए। इनके बीच एक संधि होती है 1776 ईस्वी में, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हो गई। ये वो पुरंदर की संधि नहीं है जो महाराजा शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई थी। ये दूसरी संधि है। यद्यपि अभी भी मराठे हैं लेकिन दूसरे पक्ष में कौन है? अंग्रेज हैं, आंग्ल हैं। इस तरीके से एक संधि होती है 1776 ईस्वी में, पुरंदर की संधि। लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज ये कहते हैं कि हम पुरंदर की संधि को भी नहीं मानते, इसकी जो भी शर्तें हम उससे मानने से इनकार करते हैं, हम मराठों को पूरी तरह से पराजित करके ही मानेंगे।
फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। अंततः एक संधि और होती है 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है। इस सालबाई की संधि के अनुसार जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, लेकिन पुनः जो है कुछ ही समय के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ ही समय के बाद इनके बीच पुनः युद्ध शुरू हो जाता है। होता कौन सा? ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। कब ये शुरू होता है? तो ये 1803 ईस्वी में शुरू होता है और ये चलता कब तक है? 1805 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। यद्यपि जो सालबाई की संधि हुई थी उससे कुछ समय के लिए दोनों के बीच जो है युद्धों का दौर खत्म हो चुका था, लेकिन 1803 ईस्वी में पुनः जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि ये मराठे हैं, इनके सभी क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाए तभी ये दबाव में आएंगे। और इस तरीके से 1803 ईस्वी में भोसले ने एक संधि कर ली। भोसले ने एक संधि की। कौन सी संधि? ये देवगांव की संधि कर ली। देवगांव की संधि कर ली। जब देवगांव की इसने संधि की तो इसके तहत इस भोसले ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। देवगांव की संधि के बाद सिंधिया को यह लगना शुरू हो गया कि अब अंग्रेजों से युद्ध जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये चारों तरफ से हमें घेर लिए हैं। और सिंधिया को यह लगना शुरू हो गया कि अब हमारी भी पराजय है। क्यों? कि इधर देवगांव की संधि भोसले ने करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, सिंधिया ने भी संधि का प्रस्ताव किया और अंग्रेजों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इनके बीच भी 1803 ईस्वी में संधि होती है, जिसे सुरजी अर्जन गांव की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अंग्रेजों ने देखा कि ये सिंधिया ने भी अधीनता स्वीकार कर ली और भोसले ने भी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जो इसका पेशवा है बाजीराव द्वितीय, वो अभी हमारी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव डाल दी कि अब तीसरा मराठा युद्ध होके रहेगा अंग्रेजों और मराठों के बीच। और इसमें कौन था? कि एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने क्या किया कि अब मराठों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। एल्फिंस्टन ने कहा कि अब इनके ऊपर जो है चारों तरफ से आक्रमण करो और इसके ऊपर दबाव बना के रखो। और एल्फिंस्टन ने एक और रणनीति बनाई। बाजीराव जो द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय, इससे इसकी इच्छा के विपरीत अर्थात जबरन इन्होंने क्या किया कि पूना की संधि करवाई। पूना की संधि करवाई कब करवाई? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में जब इन्होंने इसके ऊपर जबरन जो है यह किया कि आपको पूना की संधि करना ही करना है, तो इस प्रकार से 1817 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। और यह चलता कब तक है? तो ये 1818 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। 1817 ईस्वी में जब बाजीराव द्वितीय के ऊपर दबाव बना के बिना उसकी इच्छा के एल्फिंस्टन ने उसे पूना संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया, तो ये जो है लड़ाई जारी रखना चाह रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया कि 1818 ईस्वी में होलकर से मंदौर की संधि कर ली। होलकर से मंदौर की संधि कर ली। जब मंदौर की संधि हो गई होलकर और अंग्रेजों के बीच, तो बाजीराव द्वितीय जो था वो पूरी तरह से दबाव में आ गया और मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस संधि के अनुसार जो है पेशवा का पद समाप्त हो गया? तो यह पूना के संधि के बाद जो है पेशवा का पद समाप्त हो गया। अब यहां से जब बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया तो इस मराठा साम्राज्य को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन यहां से एक प्रश्न बनता है कि इस मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? तो शाहजी अप्पा जी। ये अंतिम जो है छत्रपति हैं। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।